क्या इंटरेस्टिंग अभी बताता हूं। आपके पास दो इक्वेशन है। कौन कौन सा इक्वेशन है? जो इक्वेशन हमने अभी डब्बे में बंद किया था, जो इक्वेशन अभी हमने डब्बे में बंद किया था। क्या इक्वेशन डब्बे में बंद किया था? एक था ZE² बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, एक इसके बराबर है MV² बाई आर के बराबर, और दूसरा इक्वेशन निकल के आया है MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। ये दो इक्वेशन से मुझे क्या निकालना है? R निकालना है। यहां से मैं V निकाल लेता हूं। V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? देखिए V इज इक्वल टू आएगा NH बाई 2 पाई MR आ गया। कोई दिक्कत? यहां से मैं V² निकाल लेता हूं, तो Z या फिर आप ZE² बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इज इक्वल टू M बाई R इंटू V का वैल्यू अगर है तो इसका स्क्वायर निकाल लेंगे। क्या आएगा? NH बाई 2 पाई MR का होल स्क्वायर। अब यहां से सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। इसको मान लीजिएगा इक्वेशन नंबर, ये समझ में आया ना, ये आधा से उधर है, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, और इसकी वैल्यू आपने कहां पुट कर दी है? यहां पुट कर दी है। इसको इक्वेशन नंबर 2, 1 की वैल्यू आपने कहां पुट कर दी है? 2 पे पुट कर दी है। या एक काम करते हैं, थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, इसको हम सीधा सीधा ही लिख देते हैं, नहीं तो सब गड़बड़ होगा। ये इक्वेशन नंबर 1 था। दूसरा इक्वेशन है MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, इक्वेशन नंबर 2 है। यहां से V का वैल्यू निकाल लिए। V का वैल्यू कितना आएगा? NH बाई 2 पाई MR, और इसको आप क्या मान लीजिए? इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन वेलोसिटी फ्रॉम इक्वेशन 3 टू इक्वेशन 3 से कहां पुट कर रहे हैं? इक्वेशन 1 में। पुट करने के बाद का कलर चेंज कर ले रहे हैं पेन का। यहां लिखिए ZE² बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इज इक्वल टू M बाई R, और इसकी वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? NH बाई 2 पाई MR, इसका क्या हो गया? होल स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। V की वैल्यू वहां पुट कर दी है। खोलें अब इसको, आगे बढ़े, कोई दिक्कत है? चलिए अब यहीं इधर ही साइड पर करते हैं, क्योंकि अगले पेज में जाएंगे तो फिर इतना कॉपी करना मेरे लिए मुश्किल होगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इज इक्वल टू M बाई R, इसको देखिए N स्क्वायर H स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर M स्क्वायर इंटू R स्क्वायर। देखिए तो, ठीक है। इसको स्क्वायर करेंगे ना जी, कर दिए। अब देखिए, जो जो कट पीट रहा है सबको काट पीट दीजिए। 4 से 4 चला गया, पाई से पाई चला गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला गया। एक पाई जाएगा ना? हाँ, एक पाई जाएगा, ठीक। तो एक पाई, एक, ठीक है, हाँ हाँ वही कर रहे हैं। ये 2 काट दे रहे हैं, ठीक है। और कुछ ये देखिए, 1 M से इसका 1 M कट जाएगा, ठीक है। और कुछ तो नहीं। अब मेरे पास देखिए सिर्फ एक ही R बचा हुआ है। हेडिंग क्या डाले हुए हैं? हेडिंग क्या है? कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ। बस मुझे इसको एक तरफ रखना है, बाकी सबको एक तरफ धकेल दीजिए। R इज इक्वल टू, इसको इधर ले आए, क्या क्या बचा है देखिए, N स्क्वायर H स्क्वायर बाई, अच्छा ये एप्सिलॉन नॉट भी ऊपर ही है, ये एप्सिलॉन नॉट बचा है ना, ये कहां चला गया? ठीक है, ये इधर है, ये ऊपर चला गया। अब नीचे आइए, ZE स्क्वायर पाई M, एक M है ना, खत्म हो गया। R इज इक्वल टू N स्क्वायर H स्क्वायर है। इसको थोड़ा अच्छे से लिख लीजिए, इसको क्या कीजिए, थोड़ा अच्छे से लिख लीजिए। R इज इक्वल टू H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई E स्क्वायर पाई E स्क्वायर M इंटू N स्क्वायर बाई Z। और इसको आप क्या कीजिए, डब्बे में बंद कर लीजिए। बताते हैं, इसको आप डब्बे में बंद कर लीजिए। दिस इज द वैल्यू ऑफ रेडियस
दिस द वैल्यू ऑफ रेडियस, दिस द वैल्यू ऑफ रेडियस। लिखिए, लिख भी लिए। लिखिए एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.854, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू लिख लीजिए 8.854 इंटू 10⁻⁻12, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर इनवर्स। डन? यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। अब आप क्या कीजिएगा, सारी वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए। कौन कौन सा? h का वैल्यू क्या है 6.626 इंटू 10⁻34, एप्सिलॉन नॉट का बता दिया, पाई का वैल्यू 3.14, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31। इन सब को जब आप यहां पुट कीजिएगा तो जो आपका वैल्यू आता है वो किसके बराबर है, लिख लीजिए R इज इक्वल टू, वैल्यू जो आता है वो किसके बराबर है, R इज इक्वल टू 0.529 इंटू n स्क्वायर बाई z एंगस्ट्रॉम। और ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, R का वैल्यू आ गया। यानी पूरा इतना सॉल्व करने के बाद Rn मतलब nth ऑर्बिट। अब जरा ध्यान से देखिएगा इस एक्सप्रेशन को और ये क्या कहना चाहता है उसको समझिए। R1 कीजिएगा तो कितना होगा, अच्छा एक मिनट, उससे पहले Rn करने से पहले मान लीजिए थोड़ी देर के लिए z इज इक्वल टू क्या है, 1 है। हम लोग का ये जो बोर एटॉमिक ऑर्बिटल है किसके लिए वैलिड है, ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम के लिए z का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये Rn अब किस में कन्वर्ट हो गया, अब Rn नहीं रहा, ये अब RnH हो गया, RnH हो गया, यानी ओनली फॉर हाइड्रोजन। तो इसका वैल्यू अब कितना हो जाएगा 0.529 इंटू n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। हुआ नहीं हुआ? अब मेरे को R1 निकालना है, R1 का वैल्यू क्या होगा 0.529 इंटू n का वैल्यू 1 का स्क्वायर, आंसर क्या आएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम। यानी जो अभी तक हम लोग बना रहे थे ना, क्या ये न्यूक्लियस और इसके सामने ये पहला ऑर्बिट। अब इस पहले ऑर्बिट का आज मुझे क्या पता चल गया, रेडियस पता चल गया, वो कितना है 0.529 एंगस्ट्रॉम है। nth ऑर्बिट 1 2 3 4 बदलते चलिए, समझ में आया? अब मुझे पहली बार पता चला कि इसका जो पहला ऑर्बिट होता है वो कितनी दूरी पर होता है, 0.529 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर होता है। कितना कैलकुलेटिव रहा होगा भोर साहब का कैलकुलेशन कि यहां तक, और आज भी सत्य है ये बात, माने ऐसे नहीं गलत हो गया है, ये आज भी क्या है, ट्रू है। सोचिए कितना बुद्धिमान आदमी रहे होंगे कि आपको उसका रेडियस का वैल्यू तक निकाल के बता दिए। अच्छा R2 मतलब जो मैट बेहुदा, R2 मतलब 0.529 बट दिस टाइम इट इज 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कीजिएगा, इसको कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा, कैलकुलेटर है? इससे देखिए कितना है 0.529 इंटू 4 इज इक्वल टू 2.116 एंगस्ट्रॉम। R3 0.529 इंटू 3 का स्क्वायर, 0.529 इंटू 9, 0.529 इंटू 9, 4.7
61 एंगस्ट्रॉम। आप एक चीज मार्क करिए, पहला वाला जो है, पहला ऑर्बिट से जो दूसरा ऑर्बिट है, ये इसका 4 गुना है। फर्स्ट ऑर्बिट से जो सेकंड ऑर्बिट है वो उसका कितना गुना है? 4 टाइम्स है। थर्ड ऑर्बिट उसका 9 टाइम्स है। ये चीज चमक रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब आप सेकंड ऑर्बिट बनाइएगा तो अगर ये इतना है तो सेकंड ऑर्बिट इसका 4 गुना होगा। जब आप थर्ड ऑर्बिट बनाइएगा तो ये इसका कितना गुना हो जाएगा? 9 टाइम्स हो जाएगा। मतलब बहुत जैसे जैसे आप यहां से दूर जाते, माने जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, जो ऑर्बिट्स है उसकी दूरी जो है वो कैसे होती जा रही है? काफी तेजी से बढ़ रही है, काफी तेजी से बढ़ रही है। अगर n = 1 है तो इसके 4 गुना दूरी पर कौन है? n = 2। इसके 9 गुना दूरी पर कौन है? n = 3। ये लॉजिक क्लियर है? ये लॉजिक क्लियर हो रहा है? ऐसे ये 9 टाइम्स दूरी पर है। फिर उसके बाद फोर्थ ऑर्बिट जो होगा वो 16 टाइम दूरी पर होगा। फिफ्थ ऑर्बिट होगा वो 25 टाइम। यानी आप सोचिए कि जब मैं सीजियम की कहानी पढ़ा रहा था आपको, तो बताए थे ना कि सीजियम का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उसके न्यूक्लियस से बहुत दूर होता है। सीजियम कौन सा नंबर पर है? 1 2 3 4 5 6, छठा ऑर्बिट मतलब न्यूक्लियस से 6 गुना दूर, 36 टाइम दूर। 36 टाइम दूर मतलब समझ रहे हैं? पहला ऑर्बिट जितना दूरी उसका 36 टाइम, बहुत दूर है, बहुत दूर। तब ना उसका इलेक्ट्रॉन के ऊपर उसका होल्ड कम था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बताए थे ना, तो उसका होल्ड क्यों कमजोर है? बिकॉज उसका रेडियस जो है वो इतना बड़ा है। पर कैसे डिपेंडेंट है? डिपेंडेंट कैसे है? ये वैल्यू यहां लिखा हुआ है, कैसे डिपेंडेंट है? तो डिपेंडेंट है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट द रेडियस ऑफ द क्वेश्चन। लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, जल्दी जल्दी लिखिए। ये कर लिए? ये लिख लिए ये वाला? वेरी गुड। फोटो बना लिए? जल्दी जल्दी बनाइए। अच्छा, ऐसे चाहेंगे तो हम किसी का भी निकाल सकते हैं ना। अच्छा, अभी यहां पे हमने अजम्पशन ले लिया कि ये कौन है। अगर मैं बेरियम के लिए बोलूंगा तो फिर निकाल लेंगे, बोरोन के लिए बोलेंगे जेड का वैल्यू चेंज कर दीजिएगा। क्वेश्चन लिखिए, उससे आपको लॉजिक क्लियर हो जाएगा। जल्दी जल्दी लिखिए। ये हुआ रेडियस।